तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि लॉकडाउन में आप लोगों को क्लास जो दिया जा रहा है ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार की ओर से, तो हम सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग घर में रह कर के ही बेहतर ढंग से स्टडी करें। हमारे कुछ डायरेक्टर लोगों का कुछ थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोरी होने के कारण से कुछ दिन हम लोग जो हैं लाइव टेलीकास्ट नहीं दे पाएँ। इसके लिए हम सभी GIIS परिवार की ओर से आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोग फिर अवगत हैं कि फिर से लॉकडाउन का थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो हैं थर्ड फेज में भी उसी तरह से पालन करना है जिस तरह से हम लोग फर्स्ट फेज को और सेकंड फेज को किए हुए हैं। भले कुछ हम लोगों के लिए छूट मिला है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में, रेड जोन में तो किसी तरह से छूट नहीं है। तो हम लोग उन सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए चलना है और पढ़ाई भी करते रहना है। फ़िलहाल अभी स्कूल जो है 15 जून तक खुलने का कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी एक जानकारी के मुताबिक बता देना चाहते हैं कि नामांकन का प्रक्रिया जैसा कि शिक्षा विभाग की ओर से आदेश दिया गया है, तो क्लास 9th में और 11th में या किसी अपर क्लास में जो है वो नामांकन की प्रक्रिया 20 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गार्जियन और बच्चे जाएंगे, जहां पर बच्चे लोग गार्जियन जो है बच्चे लोगों को नामांकन करवा सकते हैं अपने अपर क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत बुक से जो प्रथम अध्याय था संसाधन एवं विकास, उससे संबंधित पूर्व में हम लोग 3 क्लासेज हो चुके हैं और आज प्रयास रहेगा कि हम लोग आज अंतिम क्लास करके इस अध्याय को पूर्णतः समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगा नेक्स्ट चैप्टर से दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th का आज भूगोल पाठ्य पुस्तक के संसाधन एवं विकास पाठ का अंतिम भाग। इससे पहले हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या हैं उसके बारे में, उसके बाद एजेंडा 21 क्या है उसके बारे में, सतत पोषणीय विकास के बारे में, भूमि संसाधन के बारे में, भूमि के निम्नीकरण के बारे में सब अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग मृदा संसाधन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारांश की ओर बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि पहले जितना भी बताए थे कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 93% जो भूमि है वही उपयोगी भूमि है, जो हम लोग उसका उपयोग करते हैं और पीछे क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। बाकी जो 7% भूमि है अनुपयोगी भूमि के रूप में रखा गया है उसको, और अभी उसका काउंटिंग नहीं किया गया। जितना उपयोगी भूमि है उसका हमारे मानव जीवन के लिए 95% जीविकोपार्जन का जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उस भूमि जितना उपयोगी भूमि है उसका 95% हम लोग को जो प्राप्त होता है वो उपयोगी भूमि ही यानी भूमि संसाधन से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग विद्यार्थीगण भूमि संसाधन का एक चार्ट्स को देख चुके थे। उपयोगी भूमि कौन है, अनुपयोगी भूमि कौन है, बंजर भूमि कौन है, उसके बाद है सकल भूमि कौन है, सारा चीज़ के बारे में हम लोग एक चार्ट के रूप में देखा जा चुका था तीसरी क्लास में। आज अंतिम क्लास में हम लोग मृदा से संसाधन के बारे में जानेंगे। मृदा संसाधन क्या है, चलिए बिना देर करते हुए पुनः मैं गुड्डू सर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और GIIS परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी क्लास को बढ़िया ढंग से स्टडी कर रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग संसाधन एवं विकास का अगला अध्याय अगला भाग, ठीक है, मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे कि मृदा संसाधन क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे भूमि तो पूरा भाग है, लेकिन मिट्टी मृदा सॉइल जो है हमारा सिर्फ ऊपरी हिस्सा को कहा जाता है। मिट्टी जो है भूमि के कुछ ऊपरी हिस्से जो हैं परत के रूप में बिछे हुए हैं वही मृदा संसाधन कहलाता है। और वह मृदा संसाधन क्या है, हमारे जीवन के पोषण का आधार है। धरती पर जितने भी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी जीव जंतुओं को अगर कोई पोषण करता है, आज अगर हर तरह से
भोजन के रूप में, चाहे जिस तरह से भी हो, वो सारे चीज़ की पूर्ति अगर कोई कर रहा है तो वो मिट्टी कर रहा है। जितने भी तरह के जीव हैं पृथ्वी पर, उन सभी जीवों का पोषण का आधार है तो मिट्टी है। याद रखें विद्यार्थीगणों कि ये मृदा हमारे जीवन का जब आधार है तो हम लोगों को प्रयास होना चाहिए कि मिट्टी को कभी भी निम्नीकृत ना होने दिया जाए, मिट्टी को कभी भी अपरदन ना होने दिया जाए, जो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मृदा को बचा के रखना है, क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण होने में 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जब लाखों वर्षों का समय 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लगता है और हम लोग उसको अपरदन करने में, चाहे विनाश करने में पल भर की भी देरी नहीं लगाते हैं। तो कल्पना करने की बात है, कल्पनीय चीज़ है कि जब इतने सालों में हमारा मिट्टी का निर्माण 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो क्यों ना हम उस मृदा को संरक्षण करें, मृदा को सुरक्षित रखें, मृदा को बचा करके चलें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो चलिए, मृदा संसाधन में मृदा संसाधन की विशेषताओं को समझ चुके। अब ये मृदा का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से होता है उसके बारे में जानेंगे। मृदा के निर्माण के प्रमुख रूप से कुछ कुछ घटक हैं, कारक हैं, जिसमें से उच्चावच है। प्रमुख कारकों में उच्चावच का योगदान, उच्चावच मीन्स क्या होता है कि धरातल की सतह से समुद्र तल की धरती की नीचे सतह और हाइट ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी का सबसे निचला भाग और सबसे ऊपरी वाला हिस्सा में दोनों को सम्मिलित रूप को उच्चावच की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये उच्चावच जो है हमारे मिट्टी के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारक है जनक शैल, यानी मिट्टी जो है वो बना हुआ है तो चट्टानों से बना हुआ है, चट्टानों के महीन कण से बना हुआ है। चट्टानों का टूटा फूटा हिस्सा ही हमारा क्या है, मिट्टी है। जो पूरा महीन कण बन जाता है टूट फूट करके, वही टूटा फूटा कण जो महीन कण कहलाता है वो मिट्टी का रूप ले लेता है, जिसको हम मृदा के नाम से जानते हैं। अर्थात जनक शैल भी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है जलवायु। ठीक है, जलवायु प्रमुख रूप से हमारे योगदान देता है, क्योंकि जलवायु पर मृदा का निर्माण निर्भर करता है, इसलिए जलवायु भी अहम कारक है जो मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है वनस्पति, क्योंकि जहाँ जैसा वनस्पति होगा वो वनस्पति का होना मृदा पर निर्भर करता है। मिट्टी किस टाइप का है उसी के आधार पर वनस्पति का विकास होगा, और वनस्पति जहाँ अधिक होंगे वहाँ सड़ेंगे गलेंगे, तो इससे भी हमारे मिट्टी में निर्माण में हम योगदान देते हैं। नेक्स्ट है जैव पदार्थ। कुछ ऐसे भी जैव पदार्थ हैं जो धरती के अंदर हमें हैं और वो हमारे क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे विद्यार्थीगण आप सभी लोग जानते होंगे एक छोटे से कीड़ा का, जो कभी लकड़ी को देखते हैं कभी छोड़ देते हैं खुले जगह पर, लकड़ी को खुले जगह पर छोड़ दीजिए तो पता चलेगा कि उसका जो दीमक वगैरह हैं जैव पदार्थ, वो दीमक क्या कर देते हैं, उस लकड़ी को इतना चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और वो लास्ट में क्या बन जाता है, तो मिट्टी बन जाता है। तो इस प्रकार से जैव पदार्थ भी मृदा निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पवन भी है जो मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देता है, और टेम्परेचर तापमान भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा निर्माण के ये प्रमुख कारक हुए। अब हम लोग देखेंगे कि मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं। एक्चुअल में कई कई किताबों में विद्यार्थीगण मिलेगा आपको 8 टाइप के मृदा के प्रकार, जो उसी का भाग है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो 10th क्लास लेवल का जो चलेंगे वो हमारे एक NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो है हमारे 6 टाइप्स के मृदा के प्रकार, जिसको गठन के आधार पर, निर्माण के आधार पर, रंग के आधार पर, उम्र के आधार पर अर्थात आयु संरचना के आधार पर, रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर मिट्टी को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। और आज हम लोग 6 भागों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में पूछता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। ये तीनों प्रकार की मिट्टियों के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बोर्ड्स एग्जाम में, इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे विद्यार्थीगण कि इसको बेहतर रूप से आप लोग समझें, जानें और समझ करके उसको कॉपी में अपने नोट्सबुक में सिलसिलेवार ढंग से नोट भी करते जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ये जलोढ़ मृदा क्या है, इसका नाम है। ठीक है,
इसको तोड़ करके अगर विच्छेद करेंगे तो जल ओढ़, ठीक है, ओढ़ना, हम लोग नाम सुनते हैं, कभी कम्बल ओढ़ने का नाम सुने हैं। उसी तरह से जल जब बहा करके, जल के द्वारा बहा करके, जल के द्वारा ढो करके किसी जगह पर ओढ़ा देता है, किसी क्षेत्र में जाकर के उसको ढक देता है, तो वही मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाता है। यानी जल के द्वारा ढोया हुआ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब याद रखें विद्यार्थीगण, जल को कौन ढोएगा? जल के द्वारा ढोया गया मिट्टी कहाँ होगा? जो क्षेत्र नदी घाटी क्षेत्र होगा, अर्थात नदी तटीय क्षेत्र, नदी घाटीय क्षेत्र, जहाँ नदियाँ अपवाहित होती है, प्रवाहित होती है, अपने साथ में बहुत सारे अवसाद को बहा करके लाते हैं और वही अवसाद की परत पूरे क्षेत्रों में बिछा देते हैं, वही जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे भारत देश में जितने भूभाग मृदा के हैं उसका 43.36% हिस्सा जलोढ़ मृदा का है। अर्थात भारत में सबसे अधिक अगर मिट्टी कोई पाई जाती है तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। हमारा भारत का उत्तरी मैदान जितना भी बना हुआ है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, भारत का उत्तरी मैदान, वो पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अर्थात वहाँ सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियों ने क्या किया? अपने साथ में मलबे को, अवसाद को पर्वतीय क्षेत्रों से बहा करके लाया और वहाँ पाट दिया है, बिछा दिया है, जिससे उस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मृदा कहलाया। अर्थात हमारे भारत में सबसे अधिक 43.36% जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मुख्यतः सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, गंगा नदी घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत में भी नदी घाटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ नदी घाटी हैं वहाँ वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, जो नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। अब जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर जो है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है जलोढ़ मृदा को। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है। तो बांगर क्या है? तो बांगर विशेष रूप से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर किसको कहते हैं? नए जलोढ़ मिट्टी को। होता क्या है कि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बता देना चाहते हैं, संक्षेपण करना चाहते हैं। जैसे नदियाँ अपने साथ में यहाँ बहा करके ला रही है मृदा को, नदियाँ मिट्टी को बहा करके ला रही है अपने साथ में अवसाद को। अब जब बाढ़ आती है तो इसका एक सीमित क्षेत्र है, तो सीमित क्षेत्र होने के साथ साथ जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के दौरान में उसका अपवाह क्षेत्र फैल जाता है दोनों तरफ। नदी यहाँ तक बहने लगती है, इधर भी बहने लगती है। तो जितने भी तरह के मृदा को वो बहा करके लाया तो इधर भी फैला दिया, इधर भी फैला दिया। ठीक है। तो इस तरह से इधर जब फैला दिया है तो जब फिर वो बाढ़ सूख जाएगा, अर्थात बाढ़ समाप्त हो जाएगा, जब सीमित अवस्था में आ जाएगा, अर्थात कब? जनवरी, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में वो सीमित अवस्था में नदी का अपनी धारा बहने लगेगा, तो ये आसपास में जो बिछाया था मिट्टी अवसाद को, वो ज्यों का त्यों वहाँ पड़ा रह जाएगा। ठीक है। और हो सके कि वो पड़े हुए मिट्टी को क्या करेगा? कुछ पवन के माध्यम से, ठीक है, क्या करेंगे? उसको एक स्थान से उस मृदा को उड़ा करके किसी ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाएंगे। और वो खास करके ऊंचाई होता है 30 मीटर की हाइट में, जो लिख दिए हैं यहाँ पे कि 30 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब चला जाता है, उड़ा करके बहा करके ले जाता है उसी जलोढ़ मिट्टी को, तो वहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि दूसरा साल बाढ़ आएगा तो फिर इतने ही क्षेत्र में वो मृदा को ढक पा रहा है, इस क्षेत्र तक पहुँचा नहीं पा रहा है। तो वो 30 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में, हाइट वाले क्षेत्रों में जब मृदा को नहीं ले जा पाता है तो ये बहुत दिनों तक क्या हो जाता है? इसी प्रकार रह जाता है। ऐसे मृदा हमारे क्या कहलाते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाते हैं। और ये अनुपजाऊ होते हैं उपजाऊ, लेकिन कुछ सालों के लिए, फिर कुछ सालों तक उसको बार बार कृषि किया जाएगा तो वो मिट्टी अनुपजाऊ बन जाता है, क्योंकि वहाँ बार बार मिट्टी प्रवाहित नहीं हो पा रही है, अपवाहित नहीं हो पा रही है। ऐसे मृदा को हम लोग कहेंगे बांगर मृदा, जो पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाएगा। जबकि बार बार बाढ़ क्षेत्र में जब भी बाढ़ आएगा तब भी अपने साथ में अवसाद को बहा करके लाएगा और आसपास के क्षेत्रों को जमा करते जाएगा। तो प्रत्येक नए वर्ष में, प्रत्येक साल में जो है, हर एक बार जब बाढ़ आती है नदियों में तो वो नदियाँ क्या करती है? अपने साथ में अवसाद को बार बार अवसाद जमा करते रहती है, तो वहाँ पुनर्निर्माण होते रहता है जलोढ़ मिट्टी का। इसलिए उस मिट्टी को कहते हैं नया जलोढ़ मिट्टी। और वो नया जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है?
खादर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि उस क्षेत्र में जो है, उस मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, चूने की मात्रा अधिक होती है और वो अधिक उपजाऊपन पैदा कर देता है फसलों के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी में इन सभी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। हाँ, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इस खादर वाले क्षेत्रों में, बांगर वाले क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये था आपका विशेष रूप से जलोढ़ मैदान, जहाँ पर उस जलोढ़ मैदान क्षेत्र जहाँ जहाँ पाए जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ चावल की खेती होगी, गेहूं की खेती होगी, गन्ने की खेती होगी, दलहनी फसलों की खेती होगी और अन्य तरह के भी फसलों का भी उत्पादन वहाँ किया जाएगा, जो एक गहन कृषि का क्षेत्र बना देता है। अर्थात वहाँ बहुत अधिक मात्रा में किसान लोग खेती करते हैं, तो वो गहन कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। और यही गहन कृषि क्षेत्र समतल भूमि होने के कारण से, मैदानी क्षेत्र होने के कारण से, उत्तम जलवायु होने के कारण से, उत्तम उत्पादन वाला मृदा होने के कारण से, अधिक उपजाऊपन वाला मिट्टी होने के कारण से वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, अर्थात सघन आबादी वाला क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज़, जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, लाल या पीली मृदा। दोनों ऑब्लिक में दिया गया है, जबकि नेक्स्ट बुक में आप कभी भी पढ़ेंगे तो लाल मिट्टी को अलग दिया रहता है, पीली मिट्टी को अलग दिया रहता है, लेकिन हम दोनों को साथ में दिखाए हैं क्योंकि लाल मिट्टी ही जो है पीली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है बाद में। तो लाल और पीली मृदा हमारे भारत देश में जो है 18.6% हिस्सों पर पाया जाता है, जिसमें लाल होने का कारण जो मुख्य है, मिट्टी लाल होती है, रंग लाल होता है मिट्टी का, उसका मुख्य कारण क्या है, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण से। जिस मिट्टी में आप देखेंगे रंग लाल है, इसका मतलब उस मिट्टी में समझिए कि लोहे की ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से उस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। लेकिन क्या होता है, अधिक वर्षा हो जाती है उस क्षेत्रों में कभी कभी। दूसरा चीज़ है कि अधिक वर्षा होगा तो क्या करेगा, उस लाल मिट्टी के ऊपरी परत को बार बार जलयोजन की क्रिया, मतलब बहा करके निच्छालन करते रहेगा, परत को अपर्दित करते रहेगा, बहाते रहेगा, घर्षण की क्रिया करेगा और उसी घर्षण की क्रिया करते रहने से बार बार बाढ़ें आएगी, बार बार निच्छालन होगा, जिससे उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है, निच्छालित हो जाती है, बह जाती है और वही लाल मिट्टी किस रूप में बदल जाता है, निच्छालन की क्रिया द्वारा पीली रूप में उसका रंग पीला हो जाता है। इसीलिए लाल मिट्टी का दूसरा नाम पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे देश में विशेष रूप से तमिलनाडु क्षेत्रों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लाल मिट्टी। नेक्स्ट है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। सब नाम से लाल मिट्टी को रेड सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक मिट्टी को जो है काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी हमारे देश के 15% भूभाग पर फैला हुआ है, जो तीसरे स्थान पर है मृदा के दृष्टिकोण से। पहला जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है वो 15% भूभाग में फैला हुआ है। ये किस प्रकार से है, तो बैसाल्ट निर्मित, लावा निर्मित जिसको कहते हैं। बैसाल्ट से जब हमारे पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटता है और उस ज्वालामुखी फटने के कारण से चट्टानें टूट टूट करके राख में बदल जाती है, मिट्टियाँ जल करके काली हो जाती है, राख में बदल जाती है और उसी से जो मिट्टी बनता है, लावा निर्मित मिट्टी, इसी को कहा जाता है। काली मिट्टी को लावा निर्मित मिट्टी के नाम से भी जानते हैं या बैसाल्ट निर्मित मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग काला जो होता है उसका मुख्य कारण है कि वो जलने के कारण से, लेकिन जब जलता है तो उसमें कुछ कुछ अंश मिल जाते हैं, जिसमें क्या है कि विशेष रूप से लोहा और एल्युमिनियम के जो धात्विक ऑक्साइड हैं, वो लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस नामक मैग्नेटाइट के कारण से इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड के मैग्नेटाइट के कारण से अर्थात टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण से इसका रंग काला होता है। इस काली मिट्टी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, जिस कारण से इस काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। या दूसरा इसका नाम है रेगड़ मिट्टी।
ठीक है। कहीं कहीं रेगुड़ भी लिखा हुआ मिलता है, अलग मत समझिएगा विद्यार्थीगण। रेगुड़ मिट्टी भी कह सकते हैं, रेगर मिट्टी भी कह सकते हैं, रेगड़ मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको अन्य नामों से रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कपास अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण से इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी चीज़ इसकी एक और विशेषता है। क्या विशेषता है विद्यार्थीगण? इसमें ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसको काली के और रेगड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरी विशेषता है कि पृथ्वी पर जितने तरह की मिट्टियां हैं उन सभी मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक अगर किसी मिट्टी में है तो वो है हमारा काली मिट्टी। अधिक दिनों तक नमी धारण करने की क्षमता अगर किसी मिट्टी में है तो वो काली मिट्टी में है। एक बार काली मिट्टी में अगर भीग जाएगा तो उसको सूखने में महीनों दिन का समय लग जाता है, छोटी सी वर्षा में। जबकि अन्य मिट्टियाँ तुरंत बारिश के बाद तुरंत धूप हो गया तुरंत सूख गया, लेकिन इसको सूखने में बहुत दिन का समय लगता है। अर्थात क्या होता है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण होता है कि काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और अच्छे फसल का उत्पादन भी यहाँ किया जा सकता है। हाँ, सबसे अधिक मात्रा में इस योग्य है वो काली मिट्टी आपका कपास के लिए है, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ पे चावल, गेहूँ वगैरह, ठीक है, और अन्य तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। खास करके कॉफ़ी वगैरह का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नमी धारण करने की क्षमता तो अधिक होती ही है, लेकिन जब थोड़ा सा भी बारिश आएगा ना तो चिपचिपा हो जाएगा। चिपचिपा मतलब चिपकने लगेगा, हल चलाना बड़ा मुश्किल होता है, फिसलने लगेगा, ठीक है। तो ये चिपचिपा हो जाता है कब? गीली होने पर। थोड़ा सा भी बारिश हुआ, गीली होने पर ये चिपचिपा हो जाएगा और पैर में चिपकने लगा, जिससे हल की जुताई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, जब अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होगी तो लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। सूखी की वजह से ऊपरी भाग में दरार पैदा हो जाता है और बहुत बड़ा बड़ा क्या निकलेगा, उसमें क्या बोला जाता है, हम लोग क्षेत्रीय भाषा में सब लोग जानते हैं, ढेला, ठीक है। उतना बहुत बड़ा बड़ा ढेला का उपचार हो जाता है वहाँ। तो इस प्रकार से क्या है, ये काली मिट्टी की विशेषता है। काली मिट्टी विशेष रूप से नाम जो है, रूस में एक क्षेत्र है, रूस के नाम से इसमें, रूस में इस काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाने जाते हैं। किताब में नहीं पढ़ना है विद्यार्थी, लेकिन हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि एक कंपटीशनल स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी ढंग से सीख सके। कंपटीशनल, ये सिर्फ क्लास लेवल का नहीं है, ये कंपटीशनल स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो पूछ देगा चरनोजम मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, तो वही है, काली मिट्टी को ही चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। लेकिन चरनोजम मिट्टी कहाँ कहा जाता है, तो रूस में कहा जाता है चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी को, ठीक है। तो ये अलग नहीं समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से था तीसरा काली मिट्टी। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। इसका नाम से पता चल रहा है, लेटर एक होता है LETTER, ठीक है, LETTER, लेटर मीन्स होता है पत्र, चिट्ठी, और एक होता है LATER, ठीक है। ये लेटर जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर ईंट बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी को है तो लेटेराइट मिट्टी है, इसलिए इसका नाम है, लेटर से लेटेराइट बना, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ये हमारे भारत में 3.7% हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है। और ये खास करके कैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र, अर्थात गर्मी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अर्ध गर्मी भी है, वहाँ भी पाया जाता है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में। इसका मतलब क्या है, उष्ण और उपोष्ण में पाया जाएगा, तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ गर्मी अधिक मिलेगी उस मिट्टी में, जिसके कारण से उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने के कारण से वहाँ पे जो वन मिलेंगे उस मिट्टी वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन और पर्णपाती दोनों तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, इस मिट्टी में अम्लीयता का गुण अधिक पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में। फिर भी यहाँ खेती कर लिया जाता है, लेकिन अम्लीय का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, अर्थात इसकी अम्लीयता माप करके देखा गया तो 6.0, अर्थात ये अम्लीय है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है
यह जो क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो सह्याद्री रूप में है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश कहने का मतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये मिट्टी विशेष करके जो है चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है लेटेराइट मिट्टी में एक पॉइंट से ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5वां मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको बलुआई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये बलुआई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? रंग के आधार पर इसका रंग लाल भी दिखेगा मिट्टी का, और भूरा रंग भी दिख सकता है, लाल भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो रंग के आधार पर इसका लाल और भूरा होता है, लेकिन ये रेतीले और लवणीय मृदा होते हैं। बलुआई वाले क्षेत्रों में जहाँ बालू का अंश होगा, जिस मिट्टी में बालू का अंश मिलेगा वो समझिए बलुआई मिट्टी है, अर्थात उसमें ह्यूमस की मात्रा भी नहीं पाई जाती है और नमी भी बहुत कम पाई जाती है। यही कारण है कि उस मिट्टी में खेती योग्य भूमि नहीं माना जाता है, खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से कौन कौन से राज्य आएंगे? पश्चिमी राजस्थान आएगा और गुजरात के कच्छ का रण आएगा, जिसमें ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। वहाँ खेती किया जाता है लेकिन सिंचाई करके, क्योंकि नमी की मात्रा कम है, तो नमी की मात्रा कम होने के कारण से ज़्यादा उसमें नमी नहीं दे पाता है फसलों को, तो सिंचाई के माध्यम से मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। मोटे अनाज में ज्वार बाजरा हो गया, ठीक है, बाकी और दलहनी फसल भी है जहाँ उगाया जाता है। और छठा है वन मृदा या पर्वतीय मृदा। ठीक है, वन मृदा या पर्वतीय मृदा, यहाँ पे जब भी देखेंगे तो अलग अलग देगा। ये मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी एक रहता है, लेकिन ये लाल और पीली अलग मिलेगा, वन मृदा और पर्वतीय मृदा अलग मिलता है। लेकिन हम लोग के बुक से एक ही मानना है, दोनों एक ही है भी। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो या कोई भी पर्वतीय क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को वन मृदा या पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। ये मृदा नदी घाटियों में भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ किस नाम से जाना जाता है? नदी घाटी क्षेत्रों में उसको दोमट मिट्टी के नाम से या सिल्टदार मिट्टी के रूप में पाया जाता है। सिल्टदार मतलब सिलेट के जैसा पाया जाता है, सिल्ट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में जो है सो पाया जाता है। ये था हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट है उत्खात भूमि। भूमि उत्खात एक पढ़ना है आपको 10th क्लास में, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? तो उत्खात भूमि क्या है कि वैसी भूमि या जो भूमि जोतने लायक नहीं रह जाता है, जुताई करने योग्य नहीं होता है, नहीं रहता है, वैसी भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक्स है वो है मृदा का अपरदन एवं संरक्षण। मृदा का अपरदन है क्या चीज़? जैसे हम पहले बता चुके थे टॉपिक्स में कि मृदा हमारे जीवन का आधार है, जीव जंतुओं का पोषण का आधार है। जब मिट्टी हमारे जीवन का आधार है तो हम क्यों ना मिट्टी को संरक्षण करें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में जब लाखों वर्षों का समय लग जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस मिट्टी को अपरदन ना होने दें। ठीक है, मिट्टी का अपरदन मतलब होता है, अपरदन मतलब होता है जल के द्वारा या वायु के द्वारा, पवन के द्वारा या हिमनदी या हिमानी के द्वारा उसको काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान बहा करके ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। आप लोग कभी काल देखे होंगे विद्यार्थीगण, आपके घर के सड़क के आसपास में जो है नालियों में जो है सो पानी जब वर्षा का जल गुजरती है तो देखिएगा कि बहुत सारे मिट्टी को काट करके बहा करके ले जाती है। जहाँ डैम तक पहुँचती होगी, नदी बांध तक पहुँचता होगा नली का पानी, तो वहाँ काट करके ले जाता है। तो वही मृदा अपरदन कहलाता है। जब काट करके नदियाँ, बहता हुआ जल, कोई भी जल, बहता हुआ जल, पवन या हिमानियों के द्वारा मिट्टी काट करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान अपवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो अपवाह होने की क्रिया, प्रवाह होने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। तो वो है मृदा का अपरदन। और जब मृदा का अपरदन हो जाता है, देखिएगा विद्यार्थीगण, हम लोग के खेत में क्या डाला जाता है? विशेष रूप से खेत में देखिएगा बड़े बड़े आर रहते हैं, जिसको हम लोग मेड़ कहते हैं। ठीक है, तो मेड़ क्यों किया जाता है? मेड़ क्यों दिया जाता है?
ताकि हमारे खेत की उपजाऊ मृदा दूसरे के खेत में बह करके बारिश में ना चला जाए। कभी कल जब आर टूट जाता है, मेड़ टूट जाता है, तो देखते होंगे किसान उसको बांधने का काम करते हैं ताकि उसका मिट्टी बह करके दूसरे के खेतों में ना जाए। तो वही है मृदा अपर्दन। इसीलिए बीच बीच में आर, क्योंकि हमारा क्षेत्र समतलीय क्षेत्र नहीं है, झारखंड की भूमि पठारी भूमि में आता है। तो पठारी भूमि में ऊंच नीच भूमि होने के कारण से बीच बीच में खेतों में मेढ़ दिया जाता है ताकि मृदा का अपर्दन को रोका जा सके। ठीक है, तो वही है मृदा का अपर्दन। और जब मिट्टी एक वर्ष में, एक साल में इतना अपर्दन हुआ, दूसरा साल में इतना, तीसरा साल में उतना, चौथा साल में पता चला कि सारा मिट्टी हमारा जो है वो अपर्दित हो जाएगा, पता चलेगा बाद में हमारे मृदा में क्या निकलने लगेगा, साइल के टुकड़े निकलने लगेगा, चट्टान के टुकड़े निकलने लगेंगे। अंत में क्या हो जाएगा, जब सब मिट्टी अपर्दित हो जाएगा तो वो भूमि हमारे लिए उपजाऊपन नहीं रह जाएगा, भूमि निम्नीकृत हो जाएगा, मृदा निम्नीकृत हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगी भूमि, फिर वो किसी योग्य नहीं रहेगा। क्या हम मिट्टी खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, हमें मृदा के अपर्दन को रोकना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कि इसके कौन कौन से कारण हैं जिससे मृदा अपर्दित हो रहा है। तो सबसे पहले वनोन्मूलन अर्थात वन का विनाश होना, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो होती है वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के पकड़े हुए रहते हैं। उसकी जड़ जो है मिट्टी को जकड़ के पकड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है, बड़ा बाढ़ भी आएगा ना तो मिट्टी को हिला नहीं पाएगा। लेकिन हम सभी मानव ने अपने बुरे कर्म के कारण से, मनुष्य अपने कुनीति के कारण से, खराब नीतियों के कारण से, अपनी लोभ लालच के कारण से वनों को विनाश किया है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन संसाधन को ह्रास किया है। यही वजह है कि सारे वन संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, वन विनाश हो रहे हैं, जिससे मृदा का अपर्दन बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला कारण था वनोन्मूलन। दूसरा है अति पशुचारण, पशुओं को भी अधिक चराना। कोई भी पौधा, कोई जरूरी नहीं है पेड़ ही की जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है। एक घास भी होता है पौधा ने, तो वो भी मिट्टी को जकड़ करके रखे रहता है। बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे, एक छोटा सा घास रहता है, बहुत लंबा रहता है। वो लंबा लंबा घास जो होता है उसको हम लोग क्षेत्र में जो बोला जाता है, उसको बोला जाता है दूधी घास। वो देखिएगा जहाँ पकड़ेगा ना, मिट्टी को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो मिट्टी को पकड़ करके रखता है। लेकिन अति पशुचारण की क्रिया के द्वारा क्या हो गया है, वो घास भी समाप्त हो गए हैं। तो कहाँ से मिट्टी रहेगा, मिट्टी का निश्चिंत अपर्दन होगा ही। इसलिए दूसरा कारण क्या है, मृदा अपर्दन का अत्यधिक पशुओं को चराना। तीसरा है मानवीय क्रियाएं। मानव क्रिया में जैसे क्या है, सड़क बिछा देना, खेल का मैदान बना दिया, जंगल था खेल का मैदान बना दिया, सड़कें बना दिया, विद्यालय बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, कल कारखाने खोल दिए, खनन की क्रिया होने लगी, तो निश्चित रूप से क्या हुए, उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ स्थापित होने से हमारे वन विनाश अधिक मात्रा में हुए और क्या हो गया, मृदा का अपर्दन तेज गति से बढ़ता चला गया। तो ये सभी क्रियाएं मानवीय क्रिया कहलाते हैं। कृषि का सही ढंग से खेती नहीं करना, गलत तरीके से कृषि करना, वो भी मानवीय क्रिया में आता है। नेक्स्ट है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन जो होता है वो विशेष रूप से क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अवनलिका अपर्दन और चादर अपर्दन, ठीक है। अवनलिका अपर्दन में क्या होता है कि जब नदियाँ को क्या करते हैं, नदियाँ मान के चलिए ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से उतर रहा है, ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र से उतरने के पश्चात कुछ लोग होते क्या है कि आसपास के क्षेत्रों में जैसे क्या है कि इधर खेती करना है इस साइड में, तो नदी के जल को ही डायरेक्ट क्या करते हैं, नाली के माध्यम से बहा दिया जाता है, ठीक है। नाली के द्वारा ही इसको प्रवाहित कर दिया जाता है, खोद करके देखिए इस तरह से। अब ये पानी यहाँ से डायरेक्ट बहते रहेगा, तो इससे जो मिट्टी कट कट करके बह रहा है, तो यहाँ से धीरे धीरे अब अवनलिका क्या हो गया, धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा। चौड़ा किस कारण से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी काटते जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे अपर्दन को अवनलिका अपर्दन के नाम से जानता है। और चादर अपर्दन मतलब होता है ऊपरी परत, मिट्टी के ऊपरी परत को बहाना, वो क्या कहलाता है, चादर अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाते हैं, मृदा अपर्दन के कारक कहलाते हैं, जिस कारण से मिट्टी का अपर्दन होता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन के कारण और उसके उपाय, संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं,
ठीक है, ये दोनों एग्जाम्स 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है विद्यार्थीगण, इसमें ज़रूर फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, समोच्च रेखीय जुताई करना। मिट्टी को अपर्दन होने से बचाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय मतलब होता है तिरछा जोतना, इस तरह से जुताई करना। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ इधर करना। तिरछा जुताई जो होता है समोच्च रेखीय जुताई, क्योंकि पहाड़ी ढलान पर ये ढाल तो सीधा है, यदि हम सीधा जुताई करते हैं, इस तरह से जुताई करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे जुताई करेंगे, तो थोड़ा सा भी पानी आएगा ना, पहाड़ी क्षेत्र से उतरेगा ना, तो सारा मिट्टी को बहा करके नीचे ले जाएगा, अपर्दन कर देगा। अगर हम तिरछा जुताई करते हैं, इस तरह से इस खेत में जुताई करते हैं, ठीक है, तो उसको बहाने में काफ़ी ताकत लगेगा, जो उसको अपर्दन नहीं कर सकता। तो उसका एक उपाय है कि समोच्च रेखीय जुताई करना। सोपान कृषि या सीढ़ीदार खेती जो हम लोग क्षेत्र में होता है, ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ी से उतरे कि यहाँ से यहाँ काट करके एक खेत बना दिए, फिर सीढ़ी यहाँ हो गया, फिर यहाँ के बाद फिर इधर एक बना दिए, सीढ़ी हो गया, जो हम लोग क्षेत्र में होता है सीढ़ीदार खेती। एक खेत के बाद दूसरा देखिएगा सीढ़ी टाइप लगेगा, नीचे से देखिएगा लगेगा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ीदार खेती उसको कहा जाता है, या सोपान कृषि उसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक नारा दिया जाता है सीढ़ीदार खेती में, ठीक है, और उसी के तहत एक नारा दिया जाता है। एक नारा में कहा जाता है कि हम लोग को मिट्टी को अपर्दन होने से बचाना है। तो ये कथन कहा गया है कि हर खेत में मेड़ हो और हर मेड़ में पेड़ हो। ठीक है, हर खेत में मेड़ हो और हर मेड़ में पेड़ हो। कहने का मतलब है कि प्रत्येक खेत जो सीढ़ीदार खेत हैं, पठारी भूमि में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे हर खेत में क्या बनाइए, मेड़ बनाइए, और मजबूत मेड़ बनाइए, और उस मेड़ पर क्या लगाइए, पेड़ लगाइए। जिससे क्या होगा कि पेड़ हमारा मेड़ को तोड़ने भी नहीं देगा, जब मेड़ को मजबूत रखेगा, मिट्टी को बहने भी नहीं देगा, और इससे क्या होगा, हमारा वन का एक विकास भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नारा का हमेशा फॉलो करें विद्यार्थीगण। और नेक्स्ट है कि घास की पट्टियाँ लगाना। कभी काल देखते होंगे विद्यार्थीगण कि चक डैम बनाता है, बांध बनाता है, तो उसमें बड़ा बड़ा मेड़ होता है, भीड़ जिसको कहते हैं। ठीक है, उस भीड़ में क्या करता है, मिट्टी को बहने के लिए क्या कर देता है, पूरा घास की पट्टी बिछा देता है, ताकि घास वहाँ लग जाए, और घास लग जाने के बाद मिट्टी बह नहीं सकता है। तो ये हमारा मिट्टी अपर्दन से बचाने का एक उपाय है, घास की पट्टियाँ लगाना। नेक्स्ट है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मतलब पेड़ पौधे लगाना, वृक्षारोपण की क्रिया करना। साथ ही साथ वृक्षारोपण की क्रिया करने के साथ वन संरक्षण का कार्यक्रम करना। वन संरक्षण कार्यक्रम जैसे वन महोत्सव कार्यक्रम वगैरह हो गया, जितने भी तरह के वन संरक्षण से संबंधित है, अगर वन संरक्षण की क्रिया संपन्न किया जाएगा तो सारे चीज़ संभव हो सकेंगे। मृदा अपर्दन भी हो सकता है, भूमि का निम्नीकरण भी बच सकता है। ठीक है, मृदा अपर्दन को भी रोका जा सकता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वन संरक्षण करना, और जहाँ ज़रूरत हो उस बंजर भूमि में हरियाली लाने की कोशिश करना, अर्थात पेड़ पौधे लगाना, और वनों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। जहाँ आज हमारे क्षेत्रों में वन का प्रतिशत कम है, 23% के लगभग, ठीक है, जहाँ 33 होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी भूमि का 1/3 हिस्सा जो है वो वन से घिरा होना चाहिए, जो बहुत कम है। 10% अभी भी हमारे इंडिया में कम है, भारत में कम है। तो कोशिश करनी चाहिए हम सभी लोगों को कि एक दूसरे से सहयोग करके वनों का विकास किया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, जिससे संसाधन हमारा सुरक्षित रहेगा। मृदा भी संसाधन, भूमि भी संसाधन, निम्नीकृत नहीं होगा, अपर्दन नहीं होगा, और हम सभी जीव जंतु इस प्रकार से इस पृथ्वी पर सही रूप से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि आज देखिएगा कि बेमौसम बरसात हो रही है। अभी सब लोग जान रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन देखिएगा बीच बीच में बारिश होते रहता है। ये बीच बीच में बारिश होना कोई दूसरा रीज़न नहीं है, ये हमारे जलवायु का परिवर्तन होना है, प्राकृतिक में प्रकोप होना है। हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को दोहन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो निश्चिंत है प्रकृति बदला लेगा, और वही जलवायु परिवर्तन है जो बिना समय का बारिश हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी लोग इस तरह से जागरूक हो जाएं, ताकि संसाधनों को सदुपयोग करें, सतत पोषणीय विकास का पालन करें, एजेंडा 21 का उपयोग करें, सब लोगों को जागरूक करें, सहयोग करें, वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लें,
वन महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ वृक्षारोपण, बंजर भूमि को हरियाली में बदलने का प्रयास करें। आज का क्लास ये संसाधन एवं विकास इसी के साथ समाप्त होता है। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि मैंने PDF में जो है आपका क्वेश्चन और आंसर भी इसका डाल दिए हुए हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरा क्लास था आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अध्याय के साथ मैं पुनः आऊँगा। धन्यवाद।